तो फाइनली दोस्तों फैंटेसी फोर मार्वल स्टूडियो की जो मूवी है फाइनली ये रिलीज़ होने वाली है। और 21 जुलाई को इसका एक तरह से प्रीमियम किया गया था। मैं आपको बता दूं कनाडा प्लीवियन है एक तरह से थिएटर में, और उसके बाद वर्ल्ड वाइड इसका रिलीजिंग डेट मैं आपको बता ही रहा हूँ 25 जुलाई 2025 है। बाकी ये एक तरह से हमें देखने को मिल रही है और सिनेमाघरों में, और इसकी एडवांस बुकिंग एक तरह से चालू कर दी गई है। आप एडवांस टिकट इसके बुक करा सकते हो। बाकी बजट की बात की जाए तो तकरीबन इस मूवी का जो बजट है वो तकरीबन 200 मिलियन का है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी की पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें। आगे मैं और इन्फॉर्मेशन इसकी आपको बताता हूँ। पेड्रो पास्कल, वेनेसा किर्बी, एबन मॉसबचराच और जोसेफ क्विन फिल्म में मुख्य टीम का किरदार निभाते हैं। ऊपरी बाएं से दक्षिणावर्त पेड्रो पास्कल रीड रिचर्ड्स बटा मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में एक बेहद बुद्धिमान वैज्ञानिक और फैंटास्टिक फोर का नेता जो अपने शरीर के किसी भी हिस्से को काफी लंबाई तक खींच सकता है। 6-4 निर्देशक मैट शाकमैन ने रीड को ग्रह पर वैज्ञानिक रूप से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति और स्टीव जॉब्स, अल्बर्ट आइंस्टीन और रॉबर्ट मूसा का संयोजन बताया। 4 पास्कल ने कहा कि यह रीड का दिमाग था जो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था, बजाय चरित्र की शारीरिकता के, और उन्होंने चरित्र के पास जाते समय एक ऑक्टोपस की प्रतिभा पर विचार किया। 7 उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कॉमिक्स से रीड के कई पुनरावृत्तियों से प्रेरणा ली, जैसा कि पिछले फैंटास्टिक फोर फिल्मों में चरित्र के पिछले चित्रणों के विपरीत है, जैसे कि इयान ग्रुफुड और माइल्स टेलर। 8 निर्देशक मैट शाकमैन ने कहा कि रीड के चरित्र को चुनना सबसे कठिन होने के बावजूद उन्होंने पास्कल को सबसे अच्छा विकल्प पाया, आंशिक रूप से फिल्म में एक साथ काम करने के लंबे समय के रिश्ते के कारण, और यह कि फर्स्ट स्टेप्स पर एक साथ काम करना सितारों में किस्मत में था। 2 वेनेसा किर्बी सू स्टॉर्म बटा अदृश्य महिला के रूप में रीड की गर्भवती पत्नी, जॉनी की बहन और फैंटास्टिक फोर की सदस्य जो बल क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है और अदृश्य हो सकती है। 6-9 वह फ्यूचर फाउंडेशन की प्रमुख हैं, जिसने वैश्विक विसैनीकरण और शांति हासिल की है। शाकमैन ने सू को ग्रह पर भावनात्मक रूप से सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में वर्णित किया। किर्बी ने सू के विभिन्न कॉमिक चित्रणों को चरित्र के अपने संस्करण में संश्लेषित करने का आनंद लिया, जिसमें मातृत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया। अभिनेत्री ने कहा कि वह कॉमिक्स रन से प्रभावित थीं जहां सू ने नकारात्मक व्यक्तित्व मालिस को अपनाया था, और उन्होंने उस संस्करण के तत्वों को अपने चित्रण में शामिल किया ताकि सू एक अच्छी प्यारी माँ की स्टीरियोटाइप न हो। 4 एबन मॉसबचराच बेन ग्रिम बटा द थिंग के रूप में रीड का सबसे अच्छा दोस्त, एक पूर्व अंतरिक्ष यात्री और फैंटास्टिक फोर का सदस्य जिसकी त्वचा नारंगी पत्थर की एक परत में तब्दील हो गई है, जिससे उसे अलौकिक शक्ति और स्थायित्व मिल गया है। 6-4 मॉसबचराच ने ग्रिम और द बेयर 2022 वर्तमान श्रृंखला में उनके चरित्र रिची जेरिमोविच के बीच तुलना की, यह देखते हुए कि दोनों गहरे वफादार लोग और कोड, नैतिकता और परिवार की भयंकर भावना वाले लड़ाके थे। 10 मॉस बचराच ने प्रोस्थेटिक मेकअप के बजाय मोशन कैप्चर और कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी (CGI) के माध्यम से थिंग को चित्रित किया। 11 और मार्क रफालो के साथ उस प्रक्रिया पर चर्चा की। 12 मॉसबचराच ने मोशन कैप्चर सूट में अपने दृश्यों को करने के अलावा कुछ टेक को फिर से फिल्माया गया जिसमें अभिनेता ने अलग अलग बॉडी एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया या स्टैंड इन ने आदमकद थिंग कॉस्ट्यूम पहना था ताकि अन्य अभिनेताओं को उस स्थान का संदर्भ देने में मदद मिल सके जो चरित्र लेता है। 4 शाकमैन ने वैज्ञानिकों से परामर्श किया और थिंग की उपस्थिति के लिए सबसे अच्छा संदर्भ खोजने के लिए रेगिस्तानी चट्टानों का अध्ययन किया। 13 एक विशिष्ट रेगिस्तानी चट्टान जो थिंग के लिए उनके वांछित रूप से मेल खाती थी, जिसे जेनिफर कहा जाता है, को भी दृश्य प्रभाव टीम के लिए प्रकाश संदर्भ के रूप में सेट पर फिल्माया गया था। 14 जोसेफ क्विन जॉनी स्टॉर्म बटा ह्यूमन टॉर्च के रूप में सू के भाई और फैंटास्टिक फोर के सदस्य जो आग और उड़ान को नियंत्रित कर सकते हैं। 6-15 हालांकि क्विन 20वीं सेंचुरी फॉक्स की फिल्मों फैंटास्टिक फोर 2005 और फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर 2007 में क्रिस इवांस द्वारा निभाए गए किरदार के प्रशंसक थे, लेकिन उन्होंने अपने चित्रण को इवांस के चित्रण पर आधारित नहीं किया। 16
क्विन और निर्माता केविन फीगे ने पिछले चित्रणों में जॉनी के महिलाओं के प्रति आकर्षण पर चर्चा की और निष्कर्ष निकाला कि आधुनिक दर्शकों द्वारा इसे सेक्सी नहीं माना जाएगा। क्विन चाहते थे कि उनका संस्करण दूसरों की भावनाओं के प्रति कम कठोर हो और अपने ध्यान आकर्षित करने वाले व्यवहार के प्रति अधिक आत्मजागरूक हो, जबकि उसमें अभी भी बहुत साहस और हास्य हो। जूलिया गार्नर, शलाबाल बटा सिल्वर सर्फर के रूप में गैलेक्टस की धातुत्वचा वाली दूत, जो सर्फबोर्ड जैसे यान पर अंतरिक्ष में यात्रा करती है। 17-18 गार्नर ने कहा कि इस किरदार और गैलेक्टस के साथ उसके रिश्ते में एक रहस्यमय ऊर्जा थी। 18 उन्होंने मोशन कैप्चर के माध्यम से सिल्वर सर्फर का चित्रण किया। 19 सर्फिंग पोज पर शोध को कॉमिक पुस्तकों के मूर्तिमान गैरसर्फ पोज के साथ जोड़ा। गार्नर चाहती थीं कि यह किरदार नृत्य की तरह सुरुचिपूर्ण ढंग से चलता रहे। 18 राचेल रोजमैन के रूप में नताशा लियोन। 20-21 पॉल वाल्टर हॉसर हार्वे एल्डर बटा मोल मैन के रूप में सबटेरेनिया का शासक, एक भूमिगत समाज जिसके निवासी खुद को मोलोइड्स कहते हैं। 22-23 शाकमैन ने एल्डर की तुलना एक श्रमिक संघ के नेता से की जिसमें मानवता थी और जो समुदाय पर ध्यान केंद्रित करता था और अपने लोगों की देखभाल करता था। 22 राल्फ इनेसन गैलेक्टस के रूप में एक विशालकाय ब्रह्मांडीय प्राणी जो ग्रहों की जीवन शक्ति का उपभोग करता है। 24-4 शाकमैन ने उसे एक विशालकाय 14 अरब साल पुराना ग्रहों को निगलने वाला ब्रह्मांडीय पिशाच कहा। इनेसन को गैलेक्टस बुरा नहीं लगता था। उन्होंने उसे एक तरह का भगवान और एक बड़ा ग्रहभक्षी व्यक्ति जो बस वही कर रहा है जो एक बड़ा ग्रहभक्षी व्यक्ति करता है कहा। अभिनेता ने भूमिका की तैयारी के लिए ऊंची इमारतों की चोटी पर चिंतन किया। फीगे को कॉमिक्स में गैलेक्टस का परिचय बहुत पसंद आया और वह लंबे समय से उसका इस्तेमाल करना चाहते थे। 25 इनेसन ने कहा कि गैलेक्टस को किसी ग्रह के जीवन की परवाह नहीं है क्योंकि वह उसका भोजन है। वह उन्हें केवल तभी छोड़ता है जब वहाँ कुछ ऐसा हो जो उसे रुचि देता हो। 22 फीज ने वीडियो गेम फोर्टनाइट बैटल रॉयल 2017 से चरित्र की एक क्लिप साझा की ताकि यह पता चल सके कि उसे कैसे चित्रित किया जाना चाहिए। 26 फिल्म कॉमिक बुक सटीक डिजाइन का उपयोग करती है जो राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर में बादल जैसे डिजाइन के विपरीत है। 25 गैलेक्टस का बैंगनी और नीला कवच इनेसन को पहनने के लिए बनाया गया था क्योंकि यह शाकमैन के लिए महत्वपूर्ण था कि कोई भाग को मूर्त रूप दे। 4 कवच की वजह से इनेसन के पास उसे शांत रखने के लिए एक सहायक दल था। 22 इसके अतिरिक्त मैथ्यू वुड ने फैंटास्टिक फॉर के रोबोट साथी हर्बी ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंटल रोबोट बी टाइप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स को आवाज दी है जो आमतौर पर रीड के सहायक के रूप में काम करता है। 4-27 शाकमैन ने कहा कि हर्बी थोड़ा परेशान है फिर भी आकर्षक और मनमोहक है और टीम के लिए अमूल्य है। 27 रीड और सू के नवजात बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के रूप में एडा स्कॉट भी दिखाई दे रहे हैं। 28 द टेड गिलबर्ट शो के टॉक शो होस्ट टेड गिलबर्ट के रूप में मार्क गैटिस। 29 और फ्यूचर फाउंडेशन के चीफ ऑफ स्टाफ लिन निकोल्स के रूप में सारा नाइल्स। 30 बेहतर स्रोत की आवश्यकता। 31 स्वतंत्र स्रोत की आवश्यकता। शाकमैन की बेटी मैसी। 2 एलेक्स हाइडवहाइट, रेबेका स्टैब, जे अंडरवुड और माइकल बेली स्मिथ जिन्होंने 1994 की अप्रकाशित फैंटास्टिक फॉर फिल्म में टीम की भूमिका निभाई थी, को अज्ञात भूमिकाओं में लिया गया है। 32 रॉबर्ट डाउनी जूनियर के भी पोस्ट क्रेडिट दृश्य में विक्टर वॉन डूम बटा डॉक्टर डूम के रूप में दिखाई देने की उम्मीद है। 33 बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। हालांकि शाकमैन ने कहा है कि डॉक्टर डूम उनकी फिल्म का हिस्सा नहीं है। 34 उत्पादन पृष्ठभूमि 20वीं सेंचुरी फॉक्स की 2015 की फिल्म फैंटास्टिक फॉर की आलोचनात्मक और व्यावसायिक विफलता के बाद जोश ट्रैंक द्वारा सलिखित और निर्देशित और मार्वल कॉमिक्स की सुपरहीरो टीम फैंटास्टिक फॉर पर आधारित फॉक्स ने फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने के लिए नई दिशाओं की तलाश शुरू कर दी। एक दशक पहले टिम स्टोरी द्वारा निर्देशित 2 पहले की फैंटास्टिक फॉर फिल्मों का निर्माण करने के बाद स्टूडियो सिर्फ एक और फैंटास्टिक फॉर फिल्म नहीं बनाना चाहता था।
35 जून 2017 तक सेठ ग्राहम स्मिथ एक नई फिल्म लिख रहे थे जो मूल फैंटास्टिक फॉर नेताओं रीड रिचर्ड्स बटा मिस्टर फैंटास्टिक और सू स्टॉर्म बटा इनविजिबल वुमन के बच्चों फ्रैंकलिन और वेलेरिया रिचर्ड्स पर ध्यान केंद्रित करेगी। कॉमिक बुक सीरीज अल्टीमेट फैंटास्टिक फॉर 2004 से 2009 से प्रेरणा लेते हुए पटकथा में मूल फैंटास्टिक फॉर सदस्य बेन ग्रिम बटा द थिंग और जॉनी स्टॉर्म बटा ह्यूमन टॉर्च शामिल थे और इसे ट्रैंक की डार्क फिल्म की तुलना में एनिमेटेड फिल्म द इनक्रेडिबल्स 2004 के करीब टोन के साथ बच्चे केंद्रित के रूप में वर्णित किया गया था। 36 ग्राहम स्मिथ की पटकथा का आधार एक अलग स्क्रिप्ट से आया था जिसे कार्टर ब्लैंचर्ड ने मार्क मिलर द्वारा बच्चों की किताब किंडरगार्टन हीरोज के रूपांतरण के रूप में लिखा था। मिलर ने पहले फॉक्स के साथ उनकी मार्वल आधारित फिल्मों पर परामर्श किया था। 37 जुलाई 2017 में मार्वल टेलीविजन श्रृंखला लीजन 2017 से 2019 के निर्माता नोआ हॉले को विक्टर वॉन डूम बटा डॉक्टर डूम पर केंद्रित एक अलग फिल्म विकसित करने के लिए काम पर रखा गया था। 35 वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने आधिकारिक तौर पर मार्च 2019 में 21वीं सदी के फॉक्स का अधिग्रहण किया और मार्वल कॉमिक्स के पात्रों के लिए फिल्म के अधिकार हासिल किए, जिन्हें फॉक्स ने अपनी सहायक कंपनी मार्वल स्टूडियोज के लिए नियंत्रित किया था, जिसमें फैंटास्टिक फॉर भी शामिल है। 38-39 मार्वल आधारित फिल्में जिन्हें फॉक्स विकसित कर रहा था उन्हें होल्ड पर रखा गया था। 40 विकास निर्माता केविन फीगे की 2019 की तस्वीर। जुलाई 2019 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में निर्माता केविन फीगे, जहां उन्होंने पुष्टि की कि विकास शुरू हो गया है। मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फीगे ने जुलाई 2019 में पुष्टि की कि कंपनी अपने साझा ब्रह्मांड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के लिए एक नई फैंटास्टिक फॉर फिल्म विकसित कर रही है। 41 फीगे ने कहा कि वह पात्रों के बारे में और मार्वल के पहले परिवार को उस तरह के मंच और स्तर तक लाने के बारे में उत्साहित थे जिसके वे हकदार हैं। 42 दिसंबर 2020 में फीगे ने घोषणा की कि जॉन वाट्स पहले 3 MCU स्पाइडरमैन फिल्मों 2017 से 2021 के लिए ऐसा करने के बाद फिल्म का निर्देशन करेंगे। 43-44 मार्वल स्टूडियो ने फरवरी 2021 तक लेखकों के साथ बैठक शुरू कर दी। 45 उस जून में डिज्नी के CEO बॉब चापेक ने कहा कि फीगे और मार्वल स्टूडियो फैंटास्टिक फॉर फ्रेंचाइजी को माइन करने की योजना बना रहे थे। 46-47 वॉट्स ने अप्रैल 2022 में निर्देशक के रूप में पद छोड़ दिया। स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 और इसके पोस्ट प्रोडक्शन प्रक्रिया पर कोविड-19 प्रोटोकॉल से निपटने से गैस से बाहर होने के बाद सुपरहीरो शैली से ब्रेक लेने का विकल्प चुना। उन्होंने इसके बजाय फिल्म वुल्फ्स 2024 का निर्देशन करने का फैसला किया। 48-49 ग्रांट कर्टिस और निक पेपिन मार्वल स्टूडियोज की मिनी सीरीज मून नाइट 2022 पर काम करने के बाद नई फैंटास्टिक फॉर फिल्म का निर्माण कर रहे थे। 50 जॉन क्रोसिंस्की ने MCU फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस 2022 में रीड रिचर्ड्स बटा मिस्टर फैंटास्टिक का किरदार निभाया है। क्रोसिंस्की कुछ समय से प्रशंसकों के बीच इस भूमिका के लिए एक लोकप्रिय सुझाव रहे थे और नई फिल्म के विकास की पुष्टि के बाद से रीड के रूप में उन्हें कास्ट करने की अफवाहें विशेष रूप से प्रसारित हुई थीं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में उनके द्वारा निभाए गए चरित्र का संस्करण पृथ्वी 838 से है, जो मुख्य MCU का एक वैकल्पिक ब्रह्मांड है और इल्यूमिनाती का सदस्य है। 51 मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के निर्देशक सैम राइमी ने कहा कि फीगे ने क्रोसिंस्की को इस किरदार के लिए कास्ट किया क्योंकि यह एक वैकल्पिक ब्रह्मांड की कैमियो उपस्थिति के लिए था, जो एक लोकप्रिय प्रशंसक कास्टिंग को पूरा करने का एक अवसर भी था। इससे यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि क्या क्रोसिंस्की की भूमिका एक बारगी थी। मार्वल स्टूडियोज जून 2022 तक एक नए निर्देशक की तलाश कर रहा था, जब स्टूडियो अपने उम्मीदवारों की सूची को छोटा करने के करीब नहीं था। कथित तौर पर सूची में हाई प्रोफाइल फिल्म निर्माता शामिल थे और फीज को एक ऐसे निर्देशक की तलाश में बताया गया था जो बिना सेट पर मौजूद हुए फिल्मांकन प्रक्रिया की देखरेख कर सके, राइमी की तरह। 54 अगले महीने सैन डिएगो कॉमिक कॉन SDCC में फीज ने घोषणा की कि फिल्म 8 नवंबर 2024 को MCU के चरण 6 में पहली फिल्म के रूप में रिलीज होगी। 55 फिल्मांकन 2023 में शुरू होने वाला था। 56
मैट शाकमैन अगस्त के अंत तक निर्देशन के लिए शुरुआती बातचीत में थे। 57 उन्हें और माइकल मैथ्यूज को एक खोज में फाइनलिस्ट माना गया था जिसमें रीड कैरोलिन पर भी विचार किया गया था। 57 मार्वल स्टूडियोज को शाकमैन की पेशकश में फैंटास्टिक फॉर की एक परिवार केंद्रित कहानी बताना शामिल था जिसमें रीड और सू जानेमाने सुपरहीरो होने के बाद माता पिता बनते हैं। अधिकारियों को यकीन हो गया कि शाकमैन सबसे अच्छा विकल्प थे जब उन्होंने बातचीत के दौरान एक बैठक में अपनी नवजात बेटी को पकड़े हुए एक तस्वीर दिखाई। 2 बाद में शाकमैन ने फैंटास्टिक फॉर के शेड्यूल के कारण एक नियोजित स्टार ट्रेक फिल्म से बाहर निकल गए। 59 और कहा कि उन्होंने बाद में काम करना चुना क्योंकि वह अवसर को छोड़ना नहीं चाहते थे और परिवार, आशावाद और तकनीक पर इसके फोकस से उत्साहित थे। 60 फीज ने पुष्टि की कि शाकमैन सितंबर में डिज्नी के D23 सम्मेलन में निर्देशन करेंगे। 61 जेफ काप्लान और इयान स्प्रिंगर शाकमैन की भर्ती से पहले कुछ समय के लिए फीज के साथ पटकथा लिख। 62 अक्टूबर में रिलीज की तारीख को 14 फरवरी 2025 तक बढ़ा दिया गया। 63 फैंटास्टिक फॉर के लिए कास्टिंग फरवरी 2023 तक शुरू हो गई थी जिसमें सबसे पहले सू स्टॉर्म बटा इनविजिबल वुमन की भूमिका के लिए कास्टिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 64 65 66 शाकमैन ने कहा कि कास्टिंग प्रक्रिया सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि वे ऐसे अभिनेताओं को ढूंढना चाहते थे जो टीम की पारिवारिक गतिशीलता को व्यक्त कर सकें। 4 फीज ने कहा कि समूह आगे बढ़ते हुए MCU में एक बड़ा स्तंभ होगा। 67 और स्टूडियो ने 1961 में कॉमिक्स में समूह के लंबे इतिहास को जीने की चाह में खुद के लिए एक बहुत ही उच्च बार निर्धारित किया है। 68 जोश फ्रीडमैन को मार्च के अंत में स्क्रिप्ट को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था। हॉलीवुड रिपोर्टर के बोरिस किट का मानना था कि फ्रीडमैन की नियुक्ति एक संभावित बदलाव का संकेत देती है। 69 पत्रकार जेफ स्नेडर ने बताया कि फ्रीडमैन को फिल्म को 1960 के दशक की कॉमिक पुस्तकों से ब्रह्मांडीय तत्वों को भारी रूप से प्रदर्शित करने के लिए फीज और शाकमैन के दृष्टिकोण के करीब लाने के लिए काम पर रखा गया था जिसमें गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर जैसे पात्र शामिल थे। 70 71 शाकमैन ने उल्लेख किया कि पिछले फैंटास्टिक फॉर रूपांतरणों ने टीम के लिए डॉक्टर डूम के साथ एक मूल कहानी को जोड़ा, एक ऐसा चरित्र जो खलनायक के रूप में बहुत अधिक हवा लेता है। मूल कहानी को फिर से बताने से बचकर फिल्म टीम द्वारा अपनी शक्तियां हासिल करने के 4 साल बाद शुरू होती है और गैलेक्टस को प्रतिपक्षी के रूप में उपयोग करके उन्हें लगा कि वे फिल्म में एक नया दृष्टिकोण ला रहे हैं। 4 72 फीज ने कहा कि मूल कहानी को फिर से बताने से बचने का निर्णय उसी तरह था जैसे। 68 स्नीडर ने बताया कि विक्टर वॉन डूम बटा डॉक्टर डूम की एक छोटी भूमिका हो सकती है जैसे कि पोस्ट क्रेडिट दृश्य में उपस्थिति। 73 और मार्वल स्टूडियोज इस किरदार को निभाने के लिए एक प्रमुख स्टार चाहते थे। 74 मई में 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल की शुरुआत से जनवरी 2024 में लंदन में फिल्मांकन शुरू करने की योजना बनाई गई थी। 75 स्नीडर ने बताया कि मार्वल स्टूडियोज एडम ड्राइवर और एम्मा स्टोन को रीड और सू को चित्रित करना चाहता था लेकिन दोनों ने आंशिक रूप से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि स्टूडियो उनके द्वारा मांगे गए उच्च वेतन का भुगतान नहीं करना चाहता था। 76 77 78 स्नीडर ने कहा कि फीज स्टूडियो के प्रतिभा खर्च को शामिल करना चाहता था। 77 जून में रिलीज की तारीख को 2 मई 2025 तक पीछे धकेल दिया गया। 79 जुलाई में 2023 SAG-AFTRA हड़ताल की शुरुआत से पहले मार्वल स्टूडियोज ने क्रिस्टोफर एबॉट और जेमी डॉर्नन सहित कई अभिनेताओं के साथ रीड के लिए स्क्रीन टेस्ट आयोजित किए। 77 स्टूडियो ने जेक गिलेनहाल को भूमिका की पेशकश की जिन्होंने MCU फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 2019 में क्वेंटिन बेक बटा मिस्टेरियो का किरदार निभाया था, लेकिन उन्होंने एक ऐसा वेतन भी मांगा जो मार्वल नहीं देना चाहता था। 77 80 वे रीड के लिए गैरश्वेत अभिनेताओं पर विचार कर रहे थे और पेड्रो पास्कल रुचि रखते थे, हालांकि वह हड़ताल के दौरान बातचीत में शामिल नहीं होंगे। 77 अगस्त में एबन मॉस बचराज को बेन ग्रिम बटा द थिंग की भूमिका की पेशकश की गई थी। 11 MCU टेलीविजन श्रृंखला द पनिशर 2017 के पहले सीजन में डेविड लिबरमैन बटा माइक्रो की भूमिका निभाने के बाद। 4
मार्वल स्टूडियोज मॉसबचराज जैसे यहूदी अभिनेता को थिंग के रूप में कास्ट करने के लिए प्रतिबद्ध था। 81-82 डेविड क्रुमहोल्ट्स ने ऑनलाइन अभियान चलाने के बाद इस भूमिका के बारे में शाकमैन से मुलाकात की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने खलनायक हार्वे एल्डर बटा मोल मैन की भूमिका निभाने के लिए अभियान चलाना शुरू कर दिया। 83 स्नाइडर ने बताया कि मार्वल स्टूडियोज वेनेसा किर्बी और जोसेफ क्विंसू और उसके भाई जॉनी स्टॉर्म बटा ह्यूमन टॉर्च की भूमिका निभाएंगे। 74-77 निकोलस गैलिट्सिन के भी जॉनी की भूमिका निभाने की अफवाह थी और इस भूमिका के बारे में बातचीत भी हुई थी। 84 मार्वल ने रीड की भूमिका के लिए मैट स्मिथ से संपर्क किया था, लेकिन बात नहीं बनने की उम्मीद थी और वे इसके बजाय एक सच्चे फिल्म स्टार की तलाश में थे। गैलेक्टस के रूप में एक लातीनी अभिनेता को लिए जाने की उम्मीद थी। 74 अक्टूबर 2023 में शाकमैन ने कहा कि उन्होंने 2024 की शुरुआत में इंग्लैंड के स्टूडियो में फिल्मांकन शुरू करने की योजना बनाई है। 85 और SAG-AFTRA हड़ताल समाप्त होने के बाद कलाकारों की घोषणा की जाएगी। हड़तालों के दौरान चालक दल ने टीम की क्षमताओं के लिए उत्पादन डिजाइन और दृश्य प्रभावों के शुरुआती परीक्षणों पर काम किया। 85 कासरा फरहानी मार्वल स्टूडियोज श्रृंखला लोकी 2021 से 2023 से प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में लौटीन और एलेक्जेंड्रा बायर्न कई MCU फिल्मों से कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में लौटीन। 86 टीम की वेशभूषा सफेद नेकलाइन के साथ हल्के नीले रंग की है, जो फैंटास्टिक फॉर वॉल्यूम 1 256 1983 के साथ कॉमिक्स में पेश किए गए डिजाइनों और रोजर कॉर्मन की अप्रकाशित फैंटास्टिक फॉर फिल्म 1994 में पहने गए डिजाइनों के समान है। श्रमिक हड़ताल और जाति घोषणा के बाद नवंबर 2023 में अभिनेताओं की हड़ताल के समापन के बाद पास्कल ने रीड को चित्रित करने के लिए बातचीत शुरू की और अन्य प्रतिबद्धताओं के आसपास अपने कार्यक्रम पर बातचीत कर रहे थे। मार्वल स्टूडियोज से उम्मीद की जा रही थी कि वह जल्द ही अन्य मुख्य भूमिकाओं के लिए प्रस्ताव देगा, क्योंकि उसने पहले रीड के लिए अभिनेता ढूंढना आवश्यक समझा था। 88 शाकमैन के अनुसार रीड की भूमिका सबसे कठिन थी। 2 मॉसबचराज फिल्म में आधिकारिक तौर पर चुने गए पहले अभिनेता थे। 14 क्विन ने अपनी फिल्म ग्लेडिएटर 2 2024 के निर्माण के दौरान पास्कल से फिल्म पर सलाह मांगी, यह नहीं जानते हुए कि पास्कल रीड की भूमिका निभाने के लिए बातचीत कर रहे थे। 89 पास्कल ने ऐसी भूमिका लेने की योजना नहीं बनाई थी और कहा कि फिल्म ने उनकी योजनाओं को बहुत अचानक तरीके से बदल दिया। 4-77 स्नीडर ने बताया कि स्टूडियो सिल्वर सर्फर के रूप में एक महिला को कास्ट करना चाह रहा था, जो आमतौर पर पुरुष पात्र नॉरिन रेड होता है। 77 जनवरी 2024 में स्नीडर ने बताया कि फिल्मांकन जुलाई और सितंबर के बीच शुरू होने में देरी हो गई थी और इस वजह से पास्कल को फिल्म वेपन्स 2025 में अपनी भूमिका से बाहर होना पड़ा। 90-91 पुराने ज़माने का कला पोस्टर जिसमें फैंटास्टिक फॉर और हर्बी को एक बैनर के नीचे दिखाया गया है, जिस पर लिखा है हैप्पी वैलेंटाइन डे। मार्वल स्टूडियोज द्वारा फरवरी 2024 में वैलेंटाइन डे थीम पर आधारित कलाकृति जारी की गई, जिससे मुख्य टीम के कलाकारों की पुष्टि हुई। इससे फिल्म की 1960 के दशक से प्रेरित सेटिंग के बारे में अटकलें लगाई जाने लगीं। 14 फरवरी 2024 को मार्वल स्टूडियोज ने वैलेंटाइन डे थीम पर घोषणा जारी की, जिसमें रीड के रूप में पास्कल, सू के रूप में किर्बी, जॉनी के रूप में क्विन और थिंग के रूप में मॉसबचराज की कास्टिंग की पुष्टि की गई। आधिकारिक तौर पर द फैंटास्टिक फॉर शीर्षक वाली फिल्म को 25 जुलाई 2025 तक के लिए टाल दिया गया और इसकी जगह MCU फिल्म थंडरबोल्ट्स को ले लिया गया। 6 फीज ने मुख्य कलाकारों की पुष्टि करते हुए कहा कि 90% काम हो गया है। 92 घोषणा की प्रचार कला में 13 दिसंबर 1963 का लाइफ पत्रिका का अंक शामिल था, जिसके कवर पर लिंडन बी जॉनसन थे, जो 1960 के दशक की सेटिंग को दर्शाता है। 93 94 94 95 घोषणा में कॉमिक बुक के पात्र हर्बी, फैंटास्टिक फॉर के एक रोबोट साथी को शामिल करने का भी खुलासा हुआ। 96 फीज ने बाद में पुष्टि की कि फिल्म 1960 के दशक की एक पीरियड पीस होगी, लेकिन संकेत दिया कि यह मल्टीवर्स के भीतर मुख्य MCU से अलग एक ब्रह्मांड में स्थापित होगी। 97 यह पृथ्वी 828 पर स्थापित है। 5 शाकमैन ने इसे
रेट्रो फ्यूचर 60 के दशक का सौंदर्यशास्त्र कहा, कुछ ऐसा जो आप 60 के दशक से जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो आपने कभी नहीं देखा। 13 उन्होंने अंतरिक्ष दौड़ के आशावाद और भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के विचारों को देखा जो 1960 के दशक में लोगों के मन में थे जब कॉमिक्स पहली बार लिखी गई थी। शाकमैन ने कहा, मैं वास्तव में अपोलो 11 से वह सभी बेहतरीन चीजें लेना चाहता था। 98 उन्होंने फैंटास्टिक फॉर कॉमिक्स का अध्ययन किया, उनके मूल निर्माण से लेकर आज तक। 99 और मुख्य पात्रों से कैसे संपर्क किया जाए, इसके लिए जोनाथन हिकमैन की 2009 से 2011 की फिल्मों से विशेष प्रेरणा ली। फिल्म में हिकमैन की फिल्मों से जुड़े फ्यूचर फाउंडेशन परोपकारी संगठन को भी शामिल किया गया है। 100 शेकमैन स्टेनली कुब्रिक की फिल्म से भी प्रेरित थे। 2001 ए स्पेस ओडिसी 1968 और औद्योगिक डिजाइनर और कलाकार सिड मीड के काम। 4 101 उन्होंने कहा कि टेलीविजन सीरीज इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया 2005 वर्तमान पर उनके काम ने फिल्म की चंचलता, सहयोग और सुधार के प्रति उनके दृष्टिकोण को सूचित करने में मदद की। 102 इसके अलावा फरवरी 2024 में स्नीडर ने बताया कि बारडेम गैलेक्टस के लिए स्टूडियो की पहली पसंद थे। उन्होंने सिल्वर सर्फर के लिए अभिनेताओं से मिलना शुरू कर दिया था और फिल्मांकन के दौरान डॉक्टर डूम को कास्ट किया जाएगा। 81 एरिक पियर्सन, जिनकी मार्वल स्टूडियोज के लिए परियोजनाओं को अंतिम रेखा पर ले जाने की प्रतिष्ठा थी, को स्क्रिप्ट को चमकाने के लिए चुपचाप काम पर रखा गया था। 103 अप्रैल में जूलिया गार्नर को शलाबाल बटा सिल्वर सर्फर के रूप में लिया गया। 17 104 कॉमिक्स में शलाबाल नॉरिन रेड की प्रेम रुचि है और वह जिम क्रूगर और जॉन पॉल लियोन द्वारा 1999 से 2008 सीमित श्रृंखला में खुद सिल्वर सर्फर बन जाती है। 106 वांडाविजन के लेखक पीटर कैमरून ने अगले महीने तक स्क्रिप्ट में योगदान दिया था। 107 108 मई में कई अभिनेता कलाकारों में शामिल हुए, जिनमें पॉल वाल्टर हॉसर भी शामिल थे, जिन्हें फिल्म की शुरुआत में एक सीक्वेंस के लिए हार्वे एल्डर बटा मोल मैन के रूप में लिया गया था। 107 22 109 हॉसर ने शाकमैन के साथ इट्स ऑलवेज सनी इन फिलाडेल्फिया में काम किया और द फैंटास्टिक फॉर में शामिल होने पर चर्चा करने के लिए उनसे मुलाकात की। पिछली फैंटास्टिक फॉर फिल्मों के खराब स्वागत के कारण वह शुरू में अनिच्छुक थे, लेकिन स्क्रिप्ट, कलाकारों और क्रू ने उन्हें मना लिया। 110 जॉन माल्कोविच को इवान क्रेगॉफ बटा रेड घोस्ट के रूप में लिया गया। 111 112 पिछली मार्वल फिल्मों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद 113 राल्फ इनेसन को गैलेक्टस के रूप में लिया गया था। 24 एमसीयू फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2014 में रेवेजर पायलट के रूप में दिखाई देने के बाद 114 नताशा लियोन भी कलाकारों में शामिल हो गईं। 20 मार्वल स्टूडियोज की एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ 2024 के तीसरे सीजन में मूल एमसीयू चरित्र बायडी द डक को आवाज देने के बाद 115 अभिनेताओं के साथ 3 सप्ताह तक रिहर्सल की गई ताकि वे शाकमैन और फ्रीडमैन के साथ स्क्रिप्ट पर काम कर सकें ताकि एक दूसरे के साथ उनके रिश्तों को परिभाषित करने में मदद मिल सके और वे 1960 के दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक सेटिंग में कैसे मौजूद रहेंगे। इन रिहर्सल पर चर्चा करते हुए पास्कल ने बताया कि इससे अभिनेताओं को स्क्रिप्ट को नाटकीय रूप से देखने की अनुमति मिलती है, जैसे आप एक नाटक करते हैं, जबकि मौसबचराच, जो मानते थे कि स्क्रिप्ट अभी पूरी नहीं हुई है, ने कहा कि इससे उन्हें अनुसंधान साझा करने और अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों के साथ परामर्श करने की अनुमति मिलती है। 2 जून 2024 के अंत में फीज ने कहा कि फिल्मांकन जुलाई के अंत में शुरू होगा। 116 117 जुलाई के अंत में एसडीसीसी से पहले कुछ दिनों की प्री फिल्मिंग हुई। 98 सम्मेलन में फिल्म का नया शीर्षक द फैंटास्टिक फॉर फर्स्ट स्टेप्स घोषित किया गया। 118 उपशीर्षक फिल्म के आशावाद और अंतरिक्ष अन्वेषण के विचारों का संदर्भ देता है। 98 119 लेकिन शाकमैन ने कहा कि इसके अतिरिक्त अर्थ भी हैं। इससे उन अर्थों के बारे में अटकलें लगाई जाने लगीं। 119 इसके अलावा एसडीसीसी में मुख्य कलाकारों को एमसीयू क्रॉसओवर फिल्मों एवेंजर्स डूम्सडे 2026 और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2027 में अपनी भूमिकाओं को दोहराते हुए दिखाया गया। 12
और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को उन 2 फिल्मों में डॉक्टर डूम का किरदार निभाने की घोषणा की गई। फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 30 जुलाई 2024 को 123 इंग्लैंड के बकिंघमशायर के पाइनवुड स्टूडियो में 85 वर्किंग टाइटल ब्लू मून के तहत शुरू हुई। 124 फिल्म को आईमैक्स के लिए शूट किया गया था। 125 जिसमें जेस हॉल वांडाविजन से सिनेमेटोग्राफर के रूप में लौटे थे। 86 फिल्मांकन मूल रूप से 2023 में शुरू होने की सूचना थी। 56 और फिर हमलों से पहले 2024 की शुरुआत में। 75 शाकमैन चाहते थे कि फिल्म ऐसी दिखे जैसे कि इसे 1965 में कुब्रिक ने बनाया हो, जिसमें कैमरा लेंस के विकल्प और सामान्य फिल्म निर्माण के प्रति दृष्टिकोण शामिल है। 126 फोटोग्राफी के दूसरे यूनिट के निदेशक टिम वूस्टर ने कुछ दृश्यों के लिए अपने पिता के 16 मिमी फिल्म कैमरे का इस्तेमाल किया। 10 जहां संभव हो वहां व्यावहारिक सेट और प्रॉप्स का इस्तेमाल किया गया। 126 टीम का बैकसेटर बिल्डिंग पेंटहाउस एक 2 मंजिला सन्निहित सेट था जो आरामदायक मध्य शताब्दी के आधुनिक कैलिफोर्निया घरों से प्रेरित था। 10 रीड की प्रयोगशाला 2001 ए स्पेस ओडिसी से प्रेरित 10 को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। अनुसंधान और आविष्कारों के लिए एक लाल कमरा, सोचने के लिए ब्लैकबोर्ड वाला एक पीला कमरा और निगरानी के लिए संचार उपकरणों वाला एक नीला कमरा। न्यूयॉर्क के येंसी स्ट्रीट का एक काल्पनिक संस्करण इस आधार पर बनाया गया था कि फैंटास्टिक फॉर के सनिर्माता जैक किर्बी के बचपन के दौरान शहर के यहूदी इलाके कैसे दिखते थे, जिसमें कोशर किराना स्टोर और एक आराधनालय शामिल थे। 4 पाइनवुड के पूरे बैकलॉट का इस्तेमाल फिल्म के टाइम्स स्क्वायर सेट के लिए किया गया था। 2 व्यावहारिक प्रॉप्स में एक लघु प्रभाव बनाने के लिए फैंटास्टिक फॉर के अंतरिक्षयान एक्सेलसियर का 14 फुट 4.3 मीटर स्केल मॉडल शामिल था। 126 हर्बी एक लकड़ी की कठपुतली एक रिमोट नियंत्रित एनिमेट्रॉनिक के संयोजन के माध्यम से महसूस किया गया, जिसमें एक कार्यशील सिर और हथियार और दृश्य प्रभाव थे। 27 और टीम के फैंटास्टिकर के 2 मॉडल। फराहानी ने कहा कि फैंटास्टिकर 60 के दशक के मध्य की अमेरिकी कॉन्सेप्ट कारों पर आधारित थी जो वास्तव में यूरोपीय कारों का संदर्भ देती थीं। इसके आकर्षक फीचर जैसे टरबाइन इनटेक और इंटरफेस कंट्रोल 1950 के दशक के रेट्रो फ्यूचर लुक देते हैं। 4 लोकेशन की शूटिंग अक्टूबर के मध्य में इंग्लैंड के डोरसेट में डडल डोर में हुई। 127 लियोन ने उस महीने के अंत में अपने दृश्यों का फिल्मांकन पूरा किया। 128 नवंबर के मध्य में सारा नाइल्स को कास्ट किए जाने का खुलासा हुआ। 3 संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में सेट किए गए दृश्यों के लिए फिल्मांकन नवंबर के 19 से 22 को स्पेन के ओविडो में पैलेस ऑफ कांग्रेस में हुआ। 129 फिल्मांकन इंग्लैंड के डर्बीशायर डेल्स में मिडलटन खदान में भी हुआ। 130 और नवंबर के अंत में लपेटा गया। 131 डाक उत्पादन अप्रैल 2025 में मार्क गैटिस को द टेड गिलबर्ट शो के टॉक शो होस्ट टेड गिलबर्ट के रूप में प्रदर्शित होने का खुलासा हुआ। 29 एक महीने बाद अतिरिक्त फोटोग्राफी हुई। 132 और साउंड डिजाइनर मैथ्यू वुड को हर्बी की आवाज बताया गया। 27 जून में शिशु अभिनेता एडा स्कॉट को फ्रैंकलिन रिचर्ड्स रीड और सू के नवजात बेटे की भूमिका निभाने का खुलासा हुआ। 28 जुलाई में हॉसर की भूमिका मोल मैन के रूप में पुष्टि की गई। 22 और फिल्म की टाई इन कॉमिक बुक से पता चला कि नाइल्स फ्यूचर फाउंडेशन के चीफ ऑफ स्टाफ लिन निकोल्स का किरदार निभा रहे थे। 30-31 स्वतंत्र स्रोत की आवश्यकता उसी महीने शकमैन ने खुलासा किया कि माल्कोविच की भूमिका फिल्म से काट दी गई थी। उन्होंने बताया कि रेड घोस्ट के रूप में माल्कोविच की भूमिका मूल रूप से फिल्म की शुरुआत में एक सीक्वेंस का हिस्सा बनने के लिए बनाई गई थी, जो फैंटास्टिक फॉर के एक टीम के रूप में शुरुआती वर्षों का वृत्तांत पेश करता है। इसमें रेड घोस्ट और उसके सुपरएप्स के खिलाफ लड़ाई शामिल होती। शाकमैन ने इस भूमिका में माल्कोविच के प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन कहा कि यह सीक्वेंस उन कई सीक्वेंस में से एक था जिन्हें टीम के एक समूह और व्यक्तिगत रूप से परिचय, उनकी दुनिया और फिल्म में विभिन्न अन्य खलनायकों के बीच संतुलन बनाने में मदद के लिए काटा गया था। 112
जुलाई 2025 में भी शाकमैन ने खुलासा किया कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के निर्देशक एंथनी और जो रूसो ने फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन का निर्देशन किया था, इसे डूम्सडे के फिल्मांकन के दौरान शूट किया गया था। शाकमैन ने कहा कि रूसो फर्स्ट स्टेप्स के निर्माण में बहुत शामिल थे, सेट पर जाकर और फिल्म के दृश्य देखकर, क्योंकि वे फैंटास्टिक फोर टीम से खुद को परिचित करना चाहते थे ताकि वे उनके साथ अच्छा व्यवहार कर सकें, डूम्सडे में उनके साथ सही व्यवहार कर सकें। 133 पटकथा का श्रेय फ्रीडमैन, पियर्सन, कपलान और स्प्रिंगर को दिया गया, जो पियर्सन, कपलान, स्प्रिंगर और कैट वुड की कहानी पर आधारित थी। 108 नोना खोदाई और टिम रोश ने फिल्म का संपादन किया। 134 जबकि स्कॉट स्टोकडिक ने विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर के रूप में काम किया, जिसमें इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक। पहला टीजर ट्रेलर 4 फरवरी 2025 को जारी किया गया था। पास्कल, किर्बी, क्विन और मॉसबचराज अल्बामा के हंट्सविले में यूएस स्पेस एंड रॉकेट सेंटर में एक प्रशंसक कार्यक्रम में दिखाई दिए, जिसे टीजर लॉन्च करने के लिए रॉकेट सिटी के रूप में जाना जाता है। 147 इसके लिए अग्रणी एक छोटा पहले टीजर का टीजर जारी किया गया था, जिसमें बच्चों को एक टेलीविजन पर दौड़ते हुए दिखाया गया था जो फैंटास्टिक फोर इमेजरी प्रदर्शित करता है। वल्चर के जेसी डेविड फॉक्स ने बच्चों की हंसी के लिए इस्तेमाल किए गए स्टॉक साउंड इफेक्ट पर ध्यान दिया, यह सोचकर कि क्या यह किसी चीज का जानबूझकर संकेत था या फुटेज को जल्दबाजी में डाला गया था। 148 कोटाकू के जैक ज्विजेन ने व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले ध्वनि प्रभाव की तुलना की। 149 पूरे टीजर पर चर्चा करते हुए एम्पायर के बेन ट्रेविस ने महसूस किया कि फिल्म सही रास्ते पर थी। उन्होंने टोन और शैली के साथ साथ कॉमिक्स के विभिन्न संदर्भों की सराहना की। 150 कई टिप्पणीकारों ने नोट किया कि फैंटास्टिक फोर की सभी शक्तियां रीड की स्ट्रेचिंग क्षमताओं को छोड़कर दिखाई देती हैं। 150 151 152 हर्बी के साथ खाना पकाने वाले थिंग के एक दृश्य को टिप्पणीकारों ने हाईलाइट किया, जिन्होंने इसकी तुलना द बियर 2022 वर्तमान श्रृंखला में शेफ रिची जेरिमोविच के रूप में मॉस बचराज की भूमिका से की। 153 154 87 टीजर को पहले 24 घंटों में 202 मिलियन बार देखा गया। यह यूट्यूब पर सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला वीडियो बन गया और टीजर के लॉन्च का लाइव स्ट्रीम मार्वल का अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो बन गया। 155 टीजर के साथ मार्वल ने प्रिपेयर 4 लॉन्च टैगलाइन वाले कई पोस्टर भी जारी किए। 156 इनमें से एक की कुछ लोगों ने आलोचना की, जिनका मानना था कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनाया गया है, जिसमें एक महिला के चेहरे को कई बार इस्तेमाल किए जाने और हाथों में उंगलियों की गलत संख्या दिखाई देती है। मार्वल ने AI के इस्तेमाल से इनकार किया। 157 158 और अन्य टिप्पणीकारों ने सुझाव दिया कि ये समस्याएं खराब फोटोशॉपिंग का परिणाम हो सकती हैं। 159 MCU फिल्म कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के लिए IMAX स्क्रीनिंग, जो बाद में फरवरी में रिलीज हुई, में फर्स्ट स्टेप्स थीम वाली उल्टी गिनती दिखाई गई। 160 फुटेज को 2025 सिनेमाकॉन में दिखाया गया था, जिसने गार्नर के सिल्वर सर्फर पर पहली नजर डाली और खुलासा किया कि सू और रीड फिल्म में एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। 161 162 एंटरटेनमेंट वीकली में सिडनी बक्सबाम ने कहा कि सू के गर्भवती होने से फिल्म के शीर्षक को नया अर्थ मिला। 163 जब उपशीर्षक की मूल रूप से घोषणा की गई थी, तो comicbook.com पर जेना एंडरसन ने कहा था कि फर्स्ट स्टेप्स एक बच्चे के पहले कदमों को संदर्भित कर सकता है। यह दर्शाता है कि फिल्म में रीड और सू के बच्चों, फ्रैंकलिन और वेलेरिया रिचर्ड्स में से किसी एक का परिचय होगा, दोनों को पिछली फैंटास्टिक फोर फिल्मों में नहीं देखा गया था। 119 सिनेमाकॉन फुटेज को ऑनलाइन जारी नहीं किया गया था, इस अटकल के बावजूद कि एक पूर्ण ट्रेलर 4 अप्रैल 2025 को जारी किया जा सकता है। 164 165 सिनेमाकॉन फुटेज को बाद में 17 अप्रैल को ट्रेलर के रूप में जारी किया गया था। 9 IGN में माइकल क्राइप ने कहा कि ट्रेलर में टीजर की तुलना में अधिक एक्शन था, जिसमें रीड की स्ट्रेचिंग क्षमताओं पर पहली नज़र भी शामिल थी। 166 टिप्पणीकारों ने गार्नर के सिल्वर सर्फर पर भी ध्यान केंद्रित किया। 166 167 168 अप्रैल के अंत में
मार्वल कॉमिक्स और मार्वल स्टूडियोज ने द फैंटास्टिक फॉर फर्स्ट स्टेप्स नामक एक टाई इन वन शॉट कॉमिक की घोषणा की, बेहतर, जिसे 9 जुलाई को रिलीज किया गया। 30 इसे मैट फ्रैक्शन ने लिखा और मार्क बकिंघम ने फिल नोटो द्वारा कवर आर्ट के साथ तैयार किया। मार्वल कॉमिक्स ने फिल्म की रचनात्मक टीम के साथ काम किया, बेहतर, इसे फ्यूचर फाउंडेशन द्वारा फैंटास्टिक फॉर को अपनी शक्तियां प्राप्त होने की चौथी वर्षगांठ पर प्रकाशित एक इन यूनिवर्स कॉमिक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो टीम के शुरुआती कारनामों की अधिकृत पुनर्कथन के रूप में कार्य करता है। 169 फरहानी द्वारा निर्देशित और जून में रिलीज हुई लिटिल सीज पिज्जा श्रृंखला के एक विज्ञापन में फैंटास्टिक फोर कॉमिक बुक के पहले अंक को श्रद्धांजलि दी गई है, जिसमें टीम गिगेंटो नामक जीव से लड़ती है। 170 जून में ही फीगे ने व्यापक डिज्नी प्रस्तुति के एक भाग के रूप में सिने यूरोप में फिल्म का प्रचार किया। फिल्म का एक नया ट्रेलर दिखाया गया। 122 फिल्म की रिलीज के साथ ही टॉप गोल्फ स्थानों पर फैंटास्टिक फोर थीम वाले गेम जोड़े गए। 171 मुक्त करना द फैंटास्टिक फॉर फर्स्ट स्टेप्स का वर्ल्ड प्रीमियर 21 जुलाई 2025 को लॉस एंजल्स के डोरोथी चैंडलर पैवेलियन में हुआ था। प्रीमियर को डिज्नी प्लस पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। डिज्नी प्रीमियर के लिए पहला, जिसमें कलाकारों और क्रिएटिव के साथ साथ फिल्म की एक विशेष झलक के साथ साक्षात्कार शामिल थे, जिसका लाइव स्ट्रीम के बाद रीप्ले उपलब्ध था। प्रीमियर में माइकल ग्याचिनो के मार्वल स्टूडियोज लोगो के धूमधाम से प्रदर्शन और फिल्म से पहले मंच पर एक बड़े ऑर्केस्ट्रा और कोरस द्वारा स्कोर के चयन का एक ऑर्केस्ट्रा सूट भी दिखाया गया। 172 यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 25 जुलाई को 12 IMAX 173 स्क्रीन एक्स और 4DX में रिलीज होगी। 174 इसे पहले 8 नवंबर 2024, 55 14 फरवरी 2025, 63 और 2 मई 2025 के लिए निर्धारित किया गया था। 79 यह MCU के छठे चरण की पहली फिल्म और शुरुआत होगी। 175 स्वागत द फैंटास्टिक फॉर फर्स्ट स्टेप्स को 8वें एस्ट्रा मिडसीजन मूवी अवार्ड्स में सर्वाधिक प्रत्याशित फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। 176 भविष्य फर्स्ट स्टेप्स का सीक्वल जून 2025 में विकसित होने की सूचना मिली थी। ILM, फ्रेमस्टोर, सोनी पिक्चर्स इमेजवर्क्स, डिजिटल डोमेन, राइज एफएक्स और वेटा एफएक्स द्वारा विजुअल इफेक्ट्स प्रदान किए गए। 135 संगीत माइकल ग्याचिनो को विभिन्न MCU परियोजनाओं के लिए संगीत तैयार करने के बाद जुलाई 2024 में स्कोर तैयार करने की घोषणा की गई थी और फैंटास्टिक फॉर और गैलेक्टस के लिए उनके संगीत का पूर्वावलोकन उस महीने SDCC में एक ड्रोन शो के दौरान किया गया था। 136 उनका मुख्य फैंटास्टिक फॉर थीम अगस्त में D23 कन्वेंशन में मार्वल स्टूडियोज के संगीत पैनल के दौरान पूरा बजाया गया था, जिसे ग्याचिनो ने मॉडरेट किया था। 137 और उस महीने के अंत में हॉलीवुड बाउल में मार्वल स्टूडियोज के इन्फिनिटी सागा कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस के हिस्से के रूप में द रैप के माइक रो ने थीम को एक खुशमिजाज वाइब कहा, जो भविष्य की ओर देखने वाले वीर आशावाद के साथ एक स्वप्निल भावना को मिश्रित करता है। 138 थीम को हॉलीवुड रिकॉर्ड्स और मार्वल म्यूजिक से 5 जून 2025 को डिजिटल डाउनलोड सिंगल के रूप में रिलीज किया गया था और यह 25 जुलाई को एंड्रिया डेट्समैन द्वारा लिखित और प्रस्तुत लेट अस बी डेवोर्ट के साथ 7 इंच विनाइल के रूप में उपलब्ध होगा। जियाचिनो का पूरा स्कोर 18 जुलाई 2025 को डिजिटल रूप से जारी किया गया था। 139 और 2025 के अंत में विनाइल पर रिलीज किया जाएगा। 140 विपणन 4 अप्रैल 2024 को, जिसे 4 डे के नाम से जाना जाता है, मार्वल स्टूडियोज ने एक टीजर पोस्टर जारी किया जिसमें ह्यूमन टॉर्च द्वारा फैंटास्टिक फोर का प्रतीक बनाया गया था। इसमें एक लिंक भी शामिल था जो हबी वाले 404 त्रुटि पृष्ठ पर ले जाता था, जिसमें एक एम्बेडेड QR कोड था जो फ्यूचर फाउंडेशन थीम वाले पृष्ठ पर ले जाता था, जिसमें मार्वल अनलिमिटेड पर पढ़ने के लिए फैंटास्टिक फोर कॉमिक्स की एक सूची थी। 15 141 फैंटास्टिक फोर वॉल्यूम 1 1961 टीम की पहली उपस्थिति। फैंटास्टिक फोर वॉल्यूम 1 48 50 1966, जिसे द गैलेक्टस ट्रिलॉजी के नाम से जाना जाता है और जिसमें गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर की पहली उपस्थिति दिखाई देती है। और फैंटास्टिक फोर लाइफ स्टोरी 1 2021
जो 1960 के दशक में सेट है। 15/142 25 जुलाई को एसडीसीसी में एमसीयू फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरिन की स्क्रीनिंग के बाद पेटको पार्क के ऊपर एक ड्रोन शो में गैलेक्टस और फैंटास्टिक फोर लोगों की तस्वीरें शामिल थीं, जिसके 2 रात बाद मार्वल स्टूडियोज के हॉल एज पैनल में घोषणाओं का संकेत दिया गया। 143-144 उस पैनल में शार्कमैन और मुख्य कलाकार शामिल थे। पूरा शीर्षक दिखाया गया, एक टीजर रील दिखाई गई और फिल्म की भविष्यवादी फैंटास्टिक कार मंच पर तैरती हुई दिखाई गई। 12 शार्कमैन ने बताया कि टीजर रील में प्रीफिल्मिंग फुटेज को प्रीविजुअलाइजेशन और एनिमेटिक्स के साथ दिखाया गया है, जो विकास के दौरान बनाए गए थे। 98 फुटेज को पुराने समय के 4:03 पहलू अनुपात में प्रस्तुत किया गया था। 145 आगे के फुटेज नवंबर में D23 ब्राजील में दिखाए गए। केविन फीज FAI/FY ही जन्म 2 जून 1973 एक अमेरिकी फिल्म और टेलीविज़न निर्माता हैं। वह 2007 से मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU फ्रेंचाइजी के प्राथमिक निर्माता रहे हैं। 2-3 उनके द्वारा निर्मित फिल्मों ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर कुल मिलाकर $31 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 4 जिससे वह अब तक के सबसे अधिक कमाई करने वाले निर्माता बन गए हैं, जिसमें एवेंजर्स एंड गेम 2019 अपनी रिलीज के समय सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फीगे प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका के सदस्य हैं। 2018 में उन्हें ब्लैक पैंथर के निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जो यह सम्मान पाने वाली पहली सुपरहीरो फिल्म और MCU में अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली फिल्म थी। अक्टूबर 2019 में वे मार्वल एंटरटेनमेंट के मुख्य रचनात्मक अधिकारी बने। प्रारंभिक जीवन। फीज का जन्म बोस्टन, मैसाचुसेट्स में हुआ था और उनका पालनपोषण वेस्टफील्ड, न्यू जर्सी में हुआ। वे मारालिन और टिम फीज के बेटे थे। 1-5-6 वे 3 साल की उम्र में न्यू जर्सी चले गए और 18 साल की उम्र तक वहीं रहे। 7 जब उन्होंने वेस्टफील्ड हाई स्कूल से स्नातक किया। 8 उनके नाना रॉबर्ट टी शॉर्ट 1950 के दशक में एक टेलीविज़न निर्माता थे, जो द गाइडिंग लाइट और एज द वर्ल्ड टर्न्स सहित सोप ओपेरा पर काम करते थे। 9-10-11 हाई स्कूल के बाद फीगे ने दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जो उनके पसंदीदा निर्देशकों जॉर्ज लुकास, रॉन हॉवर्ड और रॉबर्ट जेमेकिस का अल्मा मेटर था। USC स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स में उनके पहले 5 आवेदन अस्वीकार कर दिए गए थे, लेकिन छठे आवेदन पर उन्हें स्वीकार कर लिया गया। 10 उन्होंने 1995 में फिल्म में डिग्री के साथ स्नातक किया। 12 2023 में मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 13 आजीविका। उनके शुरुआती काम में वोल्केनो 1997 और यू है गॉट मेल 1998 फिल्मों में कार्यकारी निर्माता लॉरेन शुलर डोनर के सहायक के रूप में काम करना शामिल है। 10 2000 में रिलीज हुई पहली एक्समैन फिल्म पर डोनर ने मार्वल यूनिवर्स के अपने ज्ञान के कारण फीज को एक सहयोगी निर्माता बनाया। 5 एवी अराद को प्रभावित करने के लिए फीज को उसी वर्ष मार्वल स्टूडियो में एक निर्माता और अराद के दूसरे इन कमांड के रूप में काम करने के लिए काम पर रखा गया था। 14-10 2000 के दशक के मध्य में फीज ने महसूस किया कि हालांकि स्पाइडरमैन, ब्लेड और एक्समैन के पात्रों को क्रमशः फिल्म कंपनियों सोनी पिक्चर्स, न्यू लाइन सिनेमा और 20th सेंचुरी फॉक्स को लाइसेंस दिया गया था, मार्वल के पास अभी भी एवेंजर्स के मुख्य सदस्यों के फिल्म अधिकार थे। उन्होंने एक साझा ब्रह्मांड बनाने की कल्पना की, जैसा कि रचनाकारों स्टैन ली और जैक किर्बी ने 1960 के दशक की शुरुआत में अपनी कॉमिक पुस्तकों के साथ किया था। 15 फीज को मार्च 2007 में मार्वल स्टूडियो में प्रोडक्शन का अध्यक्ष नामित किया गया था। उन्होंने स्टूडियो के अध्यक्ष माइकल हेलफेंट की जगह ली थी। 2 मई 2008 में मार्वल की फिल्म आयरन मैन के सफल शुरुआती सप्ताहांत के बाद फीज को मार्वल स्टूडियो के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया था। 3 केविन फीज 2019 सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में मार्वल स्टूडियो के पैनल में लाल एवेंजर्स प्रतीक चिन्ह वाली काली टोपी पहने हुए बोलते हुए। 2019 सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में फीगे। 22 फरवरी 2013 को इंटरनेशनल सिनेमेटोग्राफर्स गिल्ड के पब्लिसिस्ट गिल्ड अवार्ड्स में फीज को मोशन पिक्चर शोमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। 16 ब्लैक पैंथर
2018 में अपने काम के लिए फीज को एक अकादमी पुरस्कार, एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और एक प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 17 फीज को 2019 में प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका द्वारा थिएट्रिकल मोशन पिक्चर्स में डेविड ओ सेल्जनिक अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 18 सितंबर 2019 में यह बताया गया कि फीज लुकास फिल्म के लिए एक स्टार वार्स फिल्म विकसित कर रहे थे। 19 जो मार्च 2023 तक सक्रिय विकास में नहीं थी। 20 अक्टूबर 2019 में मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष होने के अलावा फीज को मार्वल एंटरटेनमेंट, मार्वल कॉमिक्स, मार्वल टेलीविजन और मार्वल एनिमेशन के लिए मुख्य रचनात्मक अधिकारी नामित किया गया था। 21 व्यक्तिगत जीवन। फीगे ने 2007 के आसपास कार्डियोथोरेसिक नर्स कैटलिन से शादी की। 22 7 उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी एला जो 2009 में पैदा हुई और एक बेटा एरिक जो 2012 में पैदा हुआ। वेनेसा नुआला किर्बी, जन्म 18 अप्रैल 1987 या 1988, एक अंग्रेजी अभिनेत्री हैं। उन्होंने नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज द क्राउन 2016 से 2017 में राजकुमारी मार्गरेट की भूमिका निभाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का बाफ्टा पुरस्कार मिला। फिल्म पीसेस ऑफ वुमन 2020 में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का वोल्पी कप जीता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। किर्बी ने मंच पर अपने पेशेवर अभिनय की शुरुआत की। ऑल माई सन्स 2010, ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम 2010, वीमेन बिवेयर वीमेन 2011, 3 सिस्टर्स 2012 नाटकों में प्रशंसित अभिनय के साथ और ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर 2014 में स्टेला कोवाल्स्की की भूमिका के साथ। वह एक्शन फिल्मों हॉब्स एंड शॉ 2019 और मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 2023 में भी दिखाई दीं और ऐतिहासिक नाटक नेपोलियन 2023 में महारानी जोसेफिन की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। किर्बी का पालन पोषण लंदन के विम्बलडन में हुआ। 6 उनके माता पिता जेन कूपर किर्बी एक पूर्व कंट्री लिविंग पत्रिका लेखिका और रोजर किर्बी एक सेवानिवृत्त सर्जन और रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन के अध्यक्ष हैं। 6 उनके 2 भाई बहन हैं, जो एक स्कूल शिक्षक और जूलियट एक नाट्य एजेंट। 7 लेडी एलेनोर होल्स स्कूल में पढ़ाई करने और लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट लैम्डा द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद किर्बी ने दक्षिण अफ्रीका में एक एड्स धर्मशाला में यात्रा करने और काम करने के लिए 1 साल का अंतराल लिया। 8 इसके बाद उन्होंने एक्सेटर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्ययन किया। 7 आजीविका। 2010 से 2014 स्टेज पर पदार्पण और शुरुआती कार्य। किर्बी ने एक टैलेंट एजेंसी के साथ अनुबंध किया और थिएटर निर्देशक डेविड थैकर से मिली, जिन्होंने 2010 में ऑक्टागॉन थिएटर बोल्टन में उन्हें 3 मुख्य भूमिकाएं दीं, ऑल माई सन्स, घोस्ट्स और ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। 9 ऑल माई सन्स के लिए उन्होंने मैनचेस्टर इवनिंग न्यूज़ थिएटर अवार्ड्स में बीजा राइजिंग स्टार अवार्ड जीता, जिसकी कीमत £5,000 थी। उन्होंने लीड्स के वेस्ट यॉर्कशायर प्लेहाउस में एज यू लाइक इट में रोजलिंड की भूमिका भी निभाई। द गार्जियन के अल्फ्रेड हिकलिंग ने उन्हें एक महत्वपूर्ण नई प्रतिभा बताया और कहा, किर्बी ने हेलेना के रूप में एक विशिष्ट प्रदर्शन दिया है। 10 2011 में किर्बी नेशनल थिएटर में मैरियन इलियट द्वारा निर्देशित वीमेन बिवेयर वीमेन में हैरियट वाल्टर और एरी मेलिंग के साथ दिखाई दी। 11 वह साइमन गॉडविन द्वारा निर्देशित रॉयल कोर्ट थिएटर में अन्या रीस के नाटक द एसिड टेस्ट में भी दिखाई दी। अपने प्रदर्शन के लिए किर्बी ने द इंडिपेंडेंट के पॉल टेलर से प्रशंसा अर्जित की, जिन्होंने उन्हें 1 स्टार अगर मैंने कभी देखा के रूप में वर्णित किया। 12 उसी वर्ष किर्बी ने 2 बीबीसी श्रृंखलाओं में अपना टेलीविजन डेब्यू किया, द आवर 13 और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में एस्टेला के रूप में। 14 किर्बी ने 2012 की शुरुआत में ब्रिटिश क्राइम फिल्म द राइज की शूटिंग की। इस फिल्म का प्रीमियर टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। सितंबर 2012 में यंग विक में 3 सिस्टर्स के बेनेडिक्ट एंड्रयूज द्वारा निर्मित इस नाटक में उन्होंने माशा की भूमिका निभाई, जिसे अच्छी समीक्षाएं मिलीं।
टाइम आउट के मैट ट्रूमैन ने लिखा, एक बेहतरीन कलाकार दल को चमकने का मौका दिए जाने के बावजूद किर्बी मार्शा के रूप में सबसे अलग दिखती हैं। 15 2013 में किर्बी ने जॉन हेफरनन के साथ एडवर्ड टू में इंग्लैंड की रानी इसाबेला ऑफ फ्रांस की भूमिका निभाने के लिए रॉयल नेशनल थिएटर में वापसी की। द गार्जियन के लिए माइकल बिलिंगटन ने कहा कि किर्बी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। 16 किर्बी ने रिचर्ड कर्टिस की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अबाउट टाइम में सहायक भूमिका निभाई थी, जिसमें रेचल मैकएडम्स ने अभिनय किया था। 17 वह अमेरिकी फिल्म चार्ली कंट्रीमैन और ब्रिटिश टीवी सीरीज अगाथा क्रिस्टीज पॉयरॉट के एक एपिसोड में दिखाई दी। 18 2014 की गर्मियों में किर्बी ने ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर में स्टेला कोवाल्स्की का किरदार निभाया, फिर से यंग विक में बेनेडिक्ट एंड्रयूज के साथ, ब्लैंच डुबोइस के रूप में गिलियन एंडरसन और स्टेनली के रूप में बेन फोस्टर के साथ। 19 उन्होंने 2014 वाट्स ऑन स्टेज अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी जीती। 20 इसके अलावा 2014 में किर्बी क्वीन एंड कंट्री में दिखाई दीं, जो जॉन बोरमन द्वारा लिखित और निर्देशित थी। 2015 में किर्बी एवरेस्ट में अमेरिकी सोशलाइट सैंडी हिल पिटमैन के रूप में और द वाचोव्स्की की स्पेस ओपेरा फिल्म जुपिटर असेंडिंग में दिखाई दी। टेलीविजन पर किर्बी ने ब्रिटिश टेलीविजन ड्रामा फिल्म द ड्रेसर में एंथनी हॉपकिंस और इयान मैककेलेन के साथ अभिनय किया। 21 और द फ्रैंकनस्टाइन क्रॉनिकल्स श्रृंखला में मुख्य भूमिका निभाई। 22 मई 2015 में किर्बी को नेटफ्लिक्स की द क्राउन में राजकुमारी मार्गरेट 23 की भूमिका में लिया गया, जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के शासनकाल पर आधारित एक ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज है। अपने प्रदर्शन के लिए किर्बी को 2017 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए बाफ्टा के लिए नामांकित किया गया था और 2018 में सीजन 2 के लिए पुरस्कार जीता। 24 इस भूमिका के लिए उन्हें आलोचकों से प्रशंसा मिली और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की। 25 2016 में किर्बी ने अल्मेडा थिएटर में रॉबर्ट इके के प्रोडक्शन अंकल वान्या में एलेना की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली। वैरायटी के मैट ट्रूमैन ने लिखा कि उनका प्रदर्शन उन्हें अपनी पीढ़ी की उत्कृष्ट मंच अभिनेत्री के रूप में पुष्टि करता है, जो सबसे अप्रत्याशित विकल्पों में सक्षम है। 26 मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट के प्रचार के लिए एक साक्षात्कार के दौरान किर्बी। इस वर्ष के दौरान किर्बी ने 3 स्क्रीन भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने जीनियस में ज़ेल्डा फिट्ज़गेराल्ड की भूमिका निभाई, उन्होंने विज्ञापन फिल्म किल कमांड में प्रमुख भूमिका निभाई और रोमांटिक ड्रामा फिल्म मी बिफोर यू में अभिनय किया। 2018 में किर्बी ने मंच पर वापसी की और रॉयल नेशनल थिएटर में पॉली स्टेनहैम की जूली में शीर्षक चरित्र निभाया, जो अगस्त स्ट्रिंडबर्ग की मिस जूली का रूपांतरण था। बड़े पर्दे पर उन्होंने 2 एक्शन फ्रेंचाइजी फिल्मों में अभिनय किया, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट 2018 टॉम क्रूज के साथ और फास्ट एंड फ्यूरियस हॉब्स एंड शॉ 2019 ड्वेन जॉनसन और जेसन स्टेथम के साथ। हॉब्स एंड शॉ में उनकी भूमिका के लिए कंबोले कैंपबेल ने सोचा कि वेनेसा किर्बी ने व्यंग्यात्मक बुद्धि और आकस्मिक मारक क्षमता से शो चुरा लिया। 27 किर्बी बायोपिक मिस्टर जोन्स में भी दिखाई दीं, जो गैरेथ जोन्स की कहानी कहती है। 2019 के दौरान किर्बी को जेक गिलेनहाल के साथ फ्रेंच थ्रिलर सडनली सॉडेन सेल्स में कास्ट किया गया था, लेकिन निर्देशक थॉमस बिडगेन और गिलेनहाल के बीच मतभेद के बाद फिल्म को फिर से लिखा गया और फिर से कास्ट किया गया। 29 उसी वर्ष किर्बी बर्ड्स ऑफ प्री में ब्लैक कैनरी की भूमिका के लिए पसंदीदा में से एक थीं, लेकिन यह भूमिका जनी स्मोलेट को मिल गई। 30 2020 में किर्बी ने कॉर्नेल मुंद्रुस्को की पीसेज ऑफ वुमन में एक शोकग्रस्त महिला मार्था का किरदार निभाया। यह फिल्म बच्चे के खोने से जुड़े आघात और दुख के इर्दगिर्द घूमती है। 31-32 फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें किर्बी को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 33-34 पीटर डेब्रूज ने वैरायटी के लिए लिखा कि यह अंततः किर्बी की फिल्म है, क्योंकि मंच का चमत्कार अब तक का उनका सबसे प्रभावशाली स्क्रीन प्रदर्शन है। 35 रोलिंग स्टोन के डेविड फियर ने उनके प्रदर्शन को उत्कृष्ट कहा। 36 किर्बी ने 2020 के वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का वोल्पी कप जीता। 37-38 उन्हें विभिन्न नामांकन प्राप्त हुए, विशेष रूप से अकादमी पुरस्कार। 39 गोल्डन ग्लोब,
बाफ्टा पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए। 77वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी किर्बी ने मोना फास्टवॉल्ड द्वारा निर्देशित और कैथरीन वाटरस्टन अभिनीत द वर्ल्ड टू कम का प्रचार किया। इस फिल्म ने महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ थीम वाली फिल्म के लिए क्वीर लायन पुरस्कार जीता। 40 द गार्जियन के लिए अपनी समीक्षा में जैन ब्रूक्स ने लिखा है कि किर्बी ने मुक्त उत्साही टैली के रूप में एक बेहतरीन करिश्माई भूमिका निभाई है। 41 द इंडिपेंडेंट के लिए क्लेरिस लॉफ्रे ने कहा, किर्बी का प्रदर्शन रोमांचकारी, मोहक और जीवंत है। 42 2021 वर्तमान स्वतंत्र फिल्में और ब्लॉकबस्टर। 2021 में किर्बी ने अपनी बहन जूलियट के साथ मिलकर लंदन स्थित प्रोडक्शन कंपनी अलुना एंटरटेनमेंट की स्थापना की। 43 जिसका नेटफ्लिक्स के साथ फर्स्ट लुक डील है। 44 उसी वर्ष उन्होंने ड्रामा फिल्म इटालियन स्टडीज में प्रमुख भूमिका निभाई। 45 रोलिंग स्टोन्स के डेविड फियर ने लिखा कि किर्बी ने एक पूरी तरह से कच्चा, निर्दोष, अहंकाररहित प्रदर्शन दिया है। 46 2021 और 2023 के बीच किर्बी हेले एटवेल, सोफिया डी मार्टिनो और डेजी रिडले के साथ ट्रू स्पाइज पॉडकास्ट की होस्ट में से एक थीं। 47 2022 में वह ह्यू जैकमैन के साथ ड्रामा फिल्म द सन में दिखाई दीं। 49 जिसका विश्व प्रीमियर 79वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। आलोचकों की मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद जैकमैन और किर्बी के अभिनय की प्रशंसा की गई। क्लेटन डेविस ने वैरायटी के लिए कहा, किर्बी एक उत्कृष्ट रूप से निष्पादित शारीरिक चित्रण के साथ अभिनय के पहिए को नया रूप दे रही हैं। 50 उन्होंने ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म नेपोलियन 2023 में जोकिन फीनिक्स के साथ शीर्षक भूमिका में और रिडले स्कॉट द्वारा निर्देशित नेपोलियन बोनापार्ट की पहली पत्नी महारानी जोसेफिन डी ब्यूहरेनिस के रूप में जोडी कॉमर की जगह ली। 52 किर्बी ने मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 2023, 53 और मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग 2025 में अलाना मित्सोपोलिस उर्फ द व्हाइट विडो की अपनी भूमिका को भी दोहराया। 54 फरवरी 2024 में किर्बी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म द फैंटास्टिक फॉर फर्स्ट स्टेप्स में सुसान स्टॉर्म बटा इनविजिबल वुमन के रूप में लिया गया। 55 वह एवेंजर्स डूम्सडे 2026 और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2027 में भूमिका को फिर से निभाएंगी। 56 मार्च 2024 में यह घोषणा की गई कि किर्बी विली व्लाउटिन उपन्यास पर आधारित द नाइट ऑलवेज कम्स के नेटफ्लिक्स रूपांतरण में प्रमुख भूमिका लिनेट की भूमिका निभाएंगी। 57 फिल्मांकन 2024 के वसंत के दौरान पोर्टलैंड में हुआ। तो दोस्तों ये एक साई-फाई एक्शन मूवी रहने वाली है और लेंथ भी अच्छी खासी हमें लगभग 1 घंटा 55 मिनट की देखने को मिलने वाली है। और ये एक एक्शन साई-फाई मूवी है, तो आप इसे एक तरह से देख पाओगे एक तरह से सिनेमाघरों में, उसके बाद OTT पर ही हमें डिज्नी पर हमें देखने को मिल जाएगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही हमें देखने को मिल जाएगी इंडिया के अंदर। बाकी मैंने पूरी जानकारी इसकी आपको बताई दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।